हरिद्वार में कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा मामला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 5 लैबों के महानिदेशकों के घर पर छापा। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में ईडी की रेड। तो घर और दफ्तरों से 30,90,000 रुपए जब्त किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में कुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में भी ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 7 और 8 अगस्त को यूपी प्रवास के दौरान अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे। 7 अगस्त यानी कल सुबह जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे। यहां से वो सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्हें चुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर प्रचार प्रबंधन तक के गुर सिखाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के दिग्गज सांसदों को भी बुलाया गया है। योगी सरकार 21 अगस्त से मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है और इस मौके पर योगी सरकार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम पदक विजेता पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और लवलीना को भी बुलाकर उनका सम्मान करेगी। यही नहीं, रक्षाबंधन पर महिला पुलिसकर्मियों को सीएम योगी तोहफा देने जा रही है। अब महिला पुलिसकर्मियों की बीट पुलिस अधिकारी के रूप में भी तैनाती हो सकेगी। 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा राखी और मास्क का कवच। राजधानी लखनऊ सहित सभी 75 जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों का सम्मानित किया जाएगा। 1.5 लाख बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और 1.73 लाख महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी देंगे। तो रक्षाबंधन पर महिला पुलिसकर्मियों को सीएम योगी का तोहफा, बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हो सकेगी तैनाती। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत शुक्रवार को लखनऊ में थे, जहां राकेश टिकैत ने यूपी में फसल खरीद घोटाले का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि यूपी में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा और 5 साल से गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ा है। वे क्या करना चाहते हैं? किसानों को लाठियों से मार के घसीटेंगे। वो किसान नहीं है, देश का मजदूर भी है, देश का नौजवान भी है, देश का व्यापारी भी है। वे सब लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं। वो पोस्टर में अपनी मानसिकता उन्हें दिखाई गई है। लखनऊ में और पूरे प्रदेश भर में यहाँ पे फसलों की खरीद यहाँ पे नहीं हो रही। बहुत बड़ा घोटाला है। अकेला रामपुर जिला, क्या हमने घोटाला सरकार को दिया है? सीबीआई की उसकी मांग करते हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला अकेले जिले में है। यूपी में 90% अभ्यर्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। इस बार कुल 5,91,305 अभ्यर्थियों में से 5,32,076 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए प्रदेश में 33 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिन्होंने टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते आइसोलेट कर अलग कमरे में परीक्षा दी। वहीं प्रतापगढ़ और शामली में एक महिला अभ्यर्थी फर्जी प्रवेश पत्र के साथ पकड़े गए, जबकि प्रयागराज में 2 अभ्यर्थी गलत साधन का इस्तेमाल करते पाए गए। तो परीक्षा के दौरान करीब 12 अभ्यर्थियों के संदिग्ध मिलने पर उनके डेटा की जांच की गई। प्रयागराज में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने हणिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इनकी गिरफ्तारी की। दोनों सॉल्वर के नाम बालेंद्र सिंह और दीक्षा हैं। बालेंद्र शंकरगढ़ में इंटर कॉलेज में हिंदी और संस्कृत का टीचर है, जबकि दीक्षा एचडीएफसी बैंक में रिसेप्शनिस्ट है। दोनों के पास से ओएमआर शीट, एक बुकलेट, एक एडमिट कार्ड, 2 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया। साथ ही इनके पास से 2 मोबाइल फोन और 22,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। सॉल्वर गैंग विभिन्न परीक्षाओं में 50,000 रुपए लेकर परीक्षा पास कराता था।
वहीं सहारनपुर में अवैध हथियारों के प्रदर्शन का एक मामला सामने आया है। यहां कुछ युवकों ने अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हथियार लहराते दबंग युवकों का यह वीडियो सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र के रूपड़ी गांव का बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और लोगों को अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बदायूं में सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक मामला सामने आया। यहां एक महिला ने खुद को आईपीएस बताकर एक युवक को अपना शिकार बना लिया और फिर उससे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठ लिए। महिला ने पीड़ित युवक को झांसा दिया था कि वो दिल्ली में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर उसकी तैनाती कराएगी। वहीं लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने ठाकुरगंज स्थित टीबी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के कामों को भी देखा और देरी होने पर अपर जिलाधिकारी राजस्व और कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी किया। यहां 120 बेड का टीबी हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा और 50 बेड का कोविड विंग होगा। रायबरेली में पुलिस की हीला हवाली को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया और भदोखर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों ने हत्यारे युवक को भदोखर पुलिस द्वारा बचाए जाने का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एक साथ इतनी भीड़ देखकर आला अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। किसी तरह कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया गया। इतना ही नहीं, मौके पर युवक के तड़पने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो पुलिस के सबूत के लिए काफी माना जा रहा है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के बेला खारा का बताया जा रहा है। वहीं कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मामला कासगंज के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक मरीज को एम्बुलेंस से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे मरीज की तड़प तड़प कर जान चली गई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ऑक्सीजन के लिए उनसे 1200 रुपए की मांग की थी, जबकि मरीज को रेफर करने के दौरान परिजनों को बताया गया था कि एम्बुलेंस में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज की जान चली गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कासगंज थाने में तहरीर भी दी, लेकिन अब तक मुकदमा नहीं लिखा गया। उधर सिद्धार्थनगर जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने जिले के शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया है। इस वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षा मित्र प्रधान अध्यापक को चप्पल से पीट रही है, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पूरा मामला इटवा तहसील के प्राथमिक विद्यालय अगरदीही का है और वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और आम लोगों में सवाल दौड़ने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महिला शिक्षा मित्र शिक्षक को चप्पलों से दौड़ा दौड़ाकर पीट रही है। शिक्षा मित्र द्वारा बताया गया कि महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़छाड़ होती रहती थी और इसका विरोध करने पर गालियों से, जाति सूचक शब्दों से उसे प्रताड़ित किया जाता था और नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती थी। इस मामले में बीएसए द्वारा कहा गया कि मामले में खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं पीलीभीत में शराब पीने को लेकर, पानी के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही दोस्त की चाकुओं से गोदकर हत्या कर डाली। घटना बीती रात करीब 11 बजे की है, जब थाना सुनगढ़ी क्षेत्र निवासी साजेब अपनी दोस्त रफीउल्लाह के साथ बैठा शराब पी रहा था और उसी के चलते पानी के गिलास को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसको लेकर रफीउल्लाह ने साजेब को चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को बरेली अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में पुलिस ने वाहनों को मॉडिफाई कराकर तेज ध्वनि करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और इसे ऑपरेशन साइलेंस नाम दिया गया है। पुलिस ने इसे लेकर जगह जगह अभियान भी चलाया। इस दौरान जो भी वाहन संदिग्ध मिले, पुलिस ने उन्हें रुकवाकर उनकी जांच की। पुलिस इसके तहत जिन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनमें म्यूजिक सिस्टम वाले वाहन, मॉडिफायर, साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न शामिल हैं। यही नहीं, तेज ध्वनि और अश्लील गाना बजाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अवैध रूप से मॉडिफाई साइलेंसर की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।
बारिश के मौसम में प्रदेश की तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ आई है तो कई जगह बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। टीवी स्क्रीन पर नदियों के बढ़े जलस्तर और बाढ़ की ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब बढ़ रहा है। वहीं उसकी सहायक वरुण नदी भी उफान पर है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां भी गंगा नदी उफान पर है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती हैं। यहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। चौथी तस्वीर आगरा की है, यहां यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पांचवी तस्वीर इटावा की है, यहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आकर प्रभावित हुए हैं। यहां प्रशासन की ओर से नाव चलाई जा रही है। और छठी तस्वीर जालौन की है, यहां यमुना नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बहने लगी है, जिससे यहां कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जालौन की नदियां अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी चिंता अब आला अधिकारियों को भी सताने लगी है। नदियों का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए झांसी से आए कमिश्नर और डीआईजी ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मुलाकात कर लोगों का हालचाल भी जाना। हालात ये हैं कि गांव मोहल्लों से होता हुआ पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है। जिले की नदियां खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही हैं। कालपी की यमुना नदी अपने खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर बह रही है और नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने कई गांवों को खाली भी करा दिया है। वहीं घरों में कैद ग्रामीणों को नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां कई गांव में बाढ़ आ गई। गांव में पानी घुस गया, जिससे मकान डूब गए। कई गांव का संपर्क टूट चुका है। वहीं प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। इस दौरान एसडीआरएफ की टीम के साथ एबीपी गंगा की टीम भी मौजूद रही। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है और जहां जहां लोगों को मदद की दरकार है वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आगरा में भी यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण पोइया घाट के पास किसानों की फसल जलमग्न हो चुकी है। यहां गांव वाले दहशत में हैं। एमपी और राजस्थान से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जल स्तर 136 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। सीतापुर में शारदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहां बरछता गांव में नदी तेजी से कटान कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां जूनियर हाई स्कूल का भवन नदी में डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। पानी का तेज बहाव और लगातार बाढ़ जैसे हालात, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। बरछता गांव में तेजी से कटान भी हो रहा है, जिससे डरे हुए हैं ग्रामीण। कई बीघा खेत नदी में अब तक समा चुके हैं और कई घरों को भी खतरा है। स्कूल का भवन भी नदी में समा सकता है। तो हमीरपुर में नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। नदी के कटान के कारण तमाम घर और सैकड़ों एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं। वहीं बेतवा नदी में बाढ़ के कारण शहरी इलाकों में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घुटनों से भी ऊपर पहुंच चुका है बाढ़ का पानी और कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। प्रशासन ने भी बाढ़ से बचाने के लिए इंतजाम किए हैं। और अब खबर संभल से, जहां थाना प्रभारी के ट्रांसफर होने पर उसकी विदाई की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखने वाले देखते रह गए। इससे पहले शायद आपने कभी ऐसी तस्वीरें ना देखी हो। मामला असमोली थाने का है, जहां थाना प्रभारी को बाकायदा बुग्गी पर बिठाया गया और फिर ढोल नगाड़े बजाकर उनकी विदाई की गई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले असमोली थाना प्रभारी रणवीर सिंह का अमरोहा जिले में तबादला कर दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा एक बुग्गा गाड़ी पर दूल्हे की तरह इन्हें बिठाया गया और बारात की तरह इन्हें विदाई दी गई। थाना प्रभारी का तबादला और उनकी विदाई जो है पूरे गाजे बाजे के साथ की गई।
वहीं अयोध्या में एनजीटी के आदेश पर अफीम कोठी के पास कूड़ा डंपिंग एरिया में कूड़े के निस्तारण का कार्य अब शुरू हो गया है। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नारियल तोड़कर मशीन से कार्य का शुभारंभ करवाया। शहर से सॉलिड वेस्ट कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ये मशीन कूड़े का प्रोसेस करेगी और कूड़े अलग अलग 3 भागों में तोड़े जाएंगे। प्रोसेस के बाद इस कूड़े को सीमेंट इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्री में भेजा जाएगा, जहां पर इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस मौके पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, डीएम अनुज झा और नगर आयुक्त विशाल सिंह मौजूद रहे।